गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इंडिया और चाइना के रिसेंट गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक और एंगल देखा गया जो कि इकोनॉमिक एंगल था। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसका एक और एंगल हमने देखा जो कि इकोनॉमिक डायमेंशन या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। देश भर में ये आवाज़ें उठने लगी कि चाइनीज गुड्स को बायकॉट किया जाए, परचेज नहीं किया जाए। इसमें ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल लेवल पे ये बायकॉट देखने को मिला। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बॉडी ने भी ये कहा कि हम चाइना के गुड को बायकॉट करेंगे। हम बाकायदा ये मूवमेंट चलाएंगे कि हम चाइना के गुड्स को बायकॉट करें, उनके गुड्स को यहाँ पे आने नहीं देंगे। इसमें एक बड़ा नाम आया जिंदल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पर्थ जिंदल, जिन्होंने कहा कि हम चाइना से 400 मिलियन यूएस डॉलर का जो सामान इंपोर्ट करते हैं वो आने वाले 2 सालों में उसको जीरो लेवल पे पहुंचा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि तकरीबन 40 करोड़ यूएस डॉलर का सामान वो जो चाइना से इंपोर्ट करते थे या चाइना से मंगाते थे वो अब बंद कर देंगे। 2 सालों में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लेंगे। इस इशू को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर अरविंद येलेरी हैं, जिनसे हम इस इकोनॉमिक पॉइंट को समझने की, इस इकोनॉमिक एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर अरविंद was associated with Institute of Chinese Study in the capacity of associate fellow and the assistant director. He was also associated with Sino Euro Commerce Limited as a senior corporate consultant and currently working as an assistant professor at the HSBC Business School, Peking University. So, Professor, really thankful for your time which you gave to our channel. थैंक यू हमजा, शुक्रिया। हाँ, तो हम एक्चुअली आज अपना जो कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं वो हम दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर लेंगे बिकॉज ऑफ द रीजन दैट सर is quite not very good in Hindi. So I'll be trying to use both the language. I'll be using English as well as Hindi for my viewers. तो प्रोफेसर, सबसे पहला जो सवाल चाइना से रिलेटेड ये है और ये कहा जाता है कि लाइक बिफोर 50 years ago ये एक आई मीन कोट कहा जाता था यूएस में कि कोई बच्चा अगर ही इज नॉट टेकिंग हिज मील, सो द पेरेंट्स इन यूएस scold or reprimand the child by saying, "Eat your food. The children in Chinese are starving." If this particular statement is correct, could you please take us to a journey from 1947 to 78? यानी 47 से 78 यानी ये जो 30 साल का वक्त रहा, हमने देखा कि काफी डिस्टर्बेंस चाइना में रहा। तो ये कैसा डिस्टर्बेंस था, किस तरीके का डिस्टर्बेंस था, क्या क्राइसिस थी? तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप नटशेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले शुक्रिया हमजा ये प्रोग्राम करने के लिए। मैं बहुत फैन हूँ आपके प्रोग्राम का, तो जानता हूँ कि बहुत से लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, ये क्लिप देखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूं, अंग्रेजी कम बोलूं, और कहीं थोड़ी गलती हो, चूक हो तो आप प्लीज उसको एडिट करके कुछ कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन जिस स्थिति में है आज, या जिस मुकाम तक पहुंचा है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि सबसे पॉपुलस कंट्री है, 1.4 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, करीबन इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप दोनों को साथ में रखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डेमोग्राफी भी ज्यादा है, तो बहुत ताजुब लगता है कि ऐसे कैसे हुआ। ये एक रात में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 20-30 साल में नहीं हुआ, इसको बहुत समय लगा। 1978 से ये रिफॉर्म शुरू हुए। 1978 में जब पहली बार चीन को खोलने की या चीन का मार्केट बाकी लोगों को ओपन करने की बात हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हुए। अब चलते हैं उस बात पे, उस मुद्दे पे जिसमें आपने बहुत इंसिस्ट किया है कि 78 के पहले क्या हुआ था। ऐसी कौन सी स्थिति थी कि 78 में एकदम ओपनिंग ऑफ रिफॉर्म्स की बात चली और उसको पकड़ के आगे चीन चला गया, और 3-4 जनरेशन का जो डेवलपमेंट हो वो उन्होंने स्क्वीज कर दिया एक जनरेशन की डेवलपमेंट में। 1949 में चीन की स्थापना हुई, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। उसके पहले 1921 में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई, और 1921 से लेके 1949 तक बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल सोशल मूवमेंट चले चीन में, जो साम्यवादी क्रांति ने या साम्यवादी विचारधारा ने अपना जोर पकड़ा।
अब 1921 from 1949 there was nationalist government in power in China, जिसको हम कुमिंटांग कहते हैं, चांग के शक के नेतृत्व में। तो युद्ध की परिस्थितियां थी, कोई कंट्रोल नहीं था। अगर आप देखेंगे प्रांतीय स्तर पे, प्रोविंशियल स्तर पे जो वॉरलॉर्ड्स थे या बाकी के जो लीडर्स थे, उनका अपने प्रांत पे, अपने रीजन्स पे हुकूमत थी। तो बहुत डिफ्रैगमेंटेड क्योटिक सिचुएशंस थी। सो 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, तो एक ऐसे बैकग्राउंड में स्थापना हुई जो पता नहीं था लोगों को कि आगे होगा क्या। ये जरूर पता था कि ये एक अच्छी धारा है, सबको इक्विटेबल फॉर्म पे लाएगी, सबको फायदा होगा, लोगों को खाने को मिलेगा, कोई वॉर नहीं होगा। इस तरीके से जो एक विचारधारा थी, एक थियोरी थी, माओ ने जो डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसको लेके चीन की स्थापना हुई 1949 में। फ्रॉम 1949 जब चीन की स्थापना हुई, तो माओ ने तो बहुत प्लान किया था कि पेजेंट्स को लेके इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ पेजेंट्स को लेके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि बाकी की भी चीजें होती हैं, आपको एक राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल करनी होती है, नेशन बिल्डिंग के लिए है, उसमें इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होता है, बहुत सी चीजें थी। तो 1949 से लेके 1978 तक ऐसी कुछ पॉलिसीज थी जो चीन ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट की। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, चूंकि सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये ध्यान में रखा गया कि विरोध ना हो। जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी केंद्रीय स्तर पे या माओ त्से-तुंग और चौ एल-नाई के अंडर, उसमें कोई विरोध ना हो, और जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसको किसी भी रुकावट के बिना इंप्लीमेंट किया जाए। और 2-3 पॉलिसीज में बताऊंगा आपको कि 1950 के पहले दशक में चाइना ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया। जब हमने भी महानोबिस से इंस्पायर होकर हमने भी 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया। सोशलिज्म का दौर था, सब कुछ सोशलिज्म के एंगल से, फ्रेमवर्क से देखा जाता था। तो बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन चीन के लिए 5 ईयर प्लानिंग एक बहुत बड़ी घटना थी। तो उसी दौरान आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस था, भारत पे हो या फिर चीन पे हो। तो सोवियत इन्फ्लुएंस ने भी चीन की बहुत सी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस की। सो 5 ईयर प्लान बनते गए। 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा दिया ना। अगर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब ये था कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स पे, एग्रेरियन कंसर्न्स पे कम फोकस होने लगा। जब पता चलने लगा कि एग्रेरियन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो कुछ और एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि ग्रेट प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। तो इसके चलते माओ को एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि कम समय में चीन की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक प्रगति हो। अब ये सब जब हो रहा था, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रेरियन कंसर्न्स पे ध्यान नहीं जा रहा था, तब जायज था कि पेजेंट्स जो रेवोल्यूशन में सबसे आगे थे, जो रेवोल्यूशन में सबसे अहम भूमिका बजा रहे थे, वो पीछे की तरफ ढकेले गए और एग्रेरियन सोसाइटी पे, पेजेंट्स पे, खेती पे ज्यादा ध्यान नहीं गया। उसके चलते जो भी शॉर्टेजेस थे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनल्स में, सप्लाईज में, वो पीछे ढकेले गए और इट रिजल्टेड इनटू ग्रेट फेमस। अब ग्रेट फेमस भी चल रहा है, प्लानिंग ठीक से नहीं बन रहा है, जो पॉलिसीज बनाई गई थी पंचवार्षिक तौर पे वो भी चल नहीं रही है। इसके चलते माओ को लगा कि नहीं, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज करते हैं, कुछ विल ट्राई टू ब्रिंग आउट सम अदर फ्लेवर इनटू इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब जो चीजें हैं जो फेल हो रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं कि देयर आर फ्यू रिविजनिस्ट लीडर्स जो सोचते हैं कि हमको रिफॉर्म्स करना चाहिए, ज्यादा और ओपन अप करना चाहिए, दो थ्रेटनिंग द चाइनीज इकोनॉमी। सो आप देखेंगे कि 1960 के पहले से 1959-60 से, जब 1959 में सोवियत से चीन का अच्छा ये नहीं रहा, रिलेशन नहीं रहा, तब से लेके चीन ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना शुरू की और 1959-61 से लेके जब हम कहते हैं उसको आगे चल के कल्चरल रेवोल्यूशन का दौर चला। इसका बहुत बड़ा खामियाजा चाइनीज सोसाइटी को, चाइनीज स्टेट को
भरना पड़ा और दे कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। अब लोगों को चलते चलते 72-71 में पता नहीं चल रहा था कि चीन कहाँ जा रहा है। साथ में कोरिया प्रगति कर रहा था। अगर आप देखेंगे कि जो ताइवान निकल चुका था, इट वाज ट्रेडिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, विद अदर मेजर ब्लॉक्स। So there were many confusion among the Chinese society and state where we are heading to. So as you're saying the question, uh, how the China was looked during the 70s and 60s, China was looked as more sort of a failed communist state. And if you look at this total scenario, Soviets were engaged, busy with Sputnik wars, space wars. They were at a different war. They were not having on the same page the principles which the Chinese were wanting to. So it was a very volatile, very unpredictable situation for the Chinese state and Chinese economy. तो ये सिचुएशन था 1978 तक। तो आई थिंक मैं कुछ हद तक आपके सवालों का जवाब दे चुका हूं। सो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी इसमें एक मूवमेंट, एक छोटी सी पॉलिसी बनाई गई थी जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन पे मेन फोकस करना चाहते थे, और एक कल्चरल रेवोल्यूशन सा भी 60s और 70s में चाइना में देखा गया। और मुझे लगता है एक और इवेंट था जिसने उस जमाने में काफी चाइना की इमेज को ग्लोबल उसमें काफी हर्ट की थी कि कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने बीजिंग में प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद जो वहां पे जिस तरीके से चाइना ने पॉलिसी को इस्तेमाल किया था उसको क्रैक डाउन करने के लिए। 78 के बाद अगर हम डिस्कशन करें कि हमको पता है कि 78 में हमारे यहाँ जैसे 1991 के दौरान न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने अप्लाई किया, स्टार्ट किया अपनी मार्केट को। उसी तरीके से माओ जेडोंग की डेथ के बाद 75-76 के बाद जिनको वहां पे पूरा चाइना का चार्ज उन्होंने लिया, और 78 से चाइना ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ओपन किया। तो हमने भी ओपन किया, इन्होंने भी ओपन किया। इनकी उसमें बेसिकली जो इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किया, या फिर हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जिस तरीके से अडॉप्ट किया, उसमें क्या डिफरेंस था? सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि एक अर्जेंसी थी। सी हमसा होता यह है कि आप इकोनॉमी ओपन करते हैं, जब आप इकोनॉमी लिबरलाइज करते हैं उसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या तो आप सिर्फ ग्रोथ, इक्विटेबिलिटी है, लोगों को साधन देने हैं, रिसोर्सेज देने हैं। There are number of reasons you keep in your mind when you open up your economy. When China opened up, उसमें से बहुत से प्रेशर पॉइंट्स थे। जो चाइना ने ओपन अप किया वो नेचुरल ओपन अप नहीं था, जैसे कि जब भारत ने किया, बाकी देशों ने ओपन अप किया, वो एक नेचुरल प्रोसेस थी कि एक हद तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ रही थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की कैपेसिटीज बढ़ रही थी। अब आगे चल के अगर हम ओपन अप करेंगे तो बाहर की टेक्नोलॉजीज आएंगी, बाहर के मार्केट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे, बाहर के नए फोर्सेस आके कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा हेल्दी होगा। ये थियोरेटिकली ऐसे होता है। लेकिन जो चीन में जो 78 में रिफॉर्म्स किए गए या फिर ओपनिंग की गई, उसके लिए अर्जेंसीज थी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो अंडरलाइन करते थे कि उन प्रेशर पॉइंट्स की वजह से चीन ने ओपन अप किया। पहला प्रेशर पॉइंट था कि कल्चरल रेवोल्यूशन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, ये फेल हो चुके थे। फेमिन या फिर जो फेमिन की संख्या थी और उसमें जो डेथ्स है इन मिलियंस, वो भी एक चीज थी जो चीन के स्टेट लीडर्स को खाई जा रही थी। सोच रहे थे कि किया क्या जाए। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो आम नागरिक है चीन का, उसकी आमदनी बढ़ाई जाए, उसका इनकम बढ़ाया जाए, और ऐसे करने के बाद शायद वो एक सेंस ऑफ कंटेम्पलेशन आ जाता है, एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि हाँ, वी हैव अ लिविंग स्टैंडर्ड, वी हैव वेलबींग। चाइना में वेलबींग जो कॉन्सेप्ट है, शाओखांग कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, कन्फ्यूशियस जमाने से चलती आ रही है 3-4 हजार सालों से। और 1978 के बाद उसको ज्यादा तगड़े तरीके से सामने लाया गया कि हम आपको साधन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खुश रहिए, आप बाकी की चीजों के बारे में ध्यान मत दें। तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स थे। अगर ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 1978 में रिफॉर्म्स नहीं होते, तो होता क्या? तो और एक रिवोल्यूशन हो जाता। कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि ईस्ट एशियन यूरोपियन इकोनॉमीज में कम्युनिस्ट सरकारें गिर रही थी,
उसी हिसाब से 1980 में चलते चलते चीन की सरकार भी गिर जाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि 1978 में जब रिफॉर्म्स हुए, ये प्रेशर पॉइंट्स की वजह से हुए, और यही प्रेशर पॉइंट्स, याद रखिए, यही प्रेशर पॉइंट्स आगे जाके कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने वाला था जिसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो 4 जनरेशन की डेवलपमेंट रिफॉर्म्स थी उसको स्क्वीज किया गया एक जनरेशन में। यानी माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय फादर एंड मी, जो हमने देखना चाहिए था कि 70 साल का डेवलपमेंट, वो चाइना ने स्क्वीज करके 30 साल में, 35 साल में समेट दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। किया क्या चीन में? सबसे इंपॉर्टेंट थी कि एकदम रैपिडली लिबरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की। सबसे पहले 78 में जब ओपनिंग अप शुरू किया गया, पहला वर्ड था ओपनिंग अप। इसका मतलब था हम खोल रहे हैं, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हैं। इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम डोमेस्टिकली कैसे रीइंफोर्स। चाइना वाज नॉट एट द फर्स्ट प्लेस कंसर्न what we are going to reinforce the domestic economy, but we are opening it up. अब ओपनिंग एक ऐसा उनके लिए एक पारसमणि था, एक मिडास था, जिसकी सर्च में चीन के जो नेता थे वो पिछले कुछ सालों से ढूंढ रहे थे। तंग शॉपिंग उसमें एक थे। 3 बार उनको तड़ीपार किया गया, पार्टी से कहा गया कि आप बहुत ओपनिंग अप वाला विचार सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी बट रही है। उनको 3 बार बाहर निकाला गया। जब वापिस आए तब माओ नहीं रहे थे और उनका जो दबदबा था बढ़ रहा था। अब उसमें हुआ क्या मैं बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट गया, देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ने सोचा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके जरिए पैसा आएगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और देयर विल बी इंडस्ट्रीज कमिंग अप, नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो लेबर बढ़ेंगे। सो 1978 के बाद कुल 2 साल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कंसेप्ट आगे करेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एक कॉन्सेप्ट था जिसमें एक फोकस, एक एरिया एस्टैब्लिश किया गया जो सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए था। बस सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं था, आगे चल के अगले 3 दशक में ओपन कोस्टल सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जोन्स को एस्टैब्लिश किया, डेल्टा जो रीजन्स थे, जो प्रमुख 3 रीजन्स डेल्टा रीजन्स है, उसको ओपन अप किया गया। जो पेनिनसुला जो है साउथ में, वो ओपन किया गया, बॉर्डर्स ओपन की गई ताकि ताइवान के साथ और हांगकांग के साथ ज्यादा इंटेंसिवली उसको परस्यू किया जाए, डेवलपमेंट को, हाईटेक इंडस्ट्री को बढ़ाया गया। ये एक उसको कहते हैं कि एक फास्ट ट्रैक में हुआ, एक रैपिड फॉर्म में हुआ, जिसकी वजह से चीन की जो प्रगति है, आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज है कि चीन ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको ओपनली एम्ब्रेस किया और उसको फॉलो किया, जो अलग थी बाकी देशों से, मैं कहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सिंगल पार्टी का कंसेप्ट चाइना में रहा इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इट प्रूव्स टू बी अ बेनिफिशियल फॉर द चाइना? सर्टेनली सिर्फ सिंगल पार्टी नहीं, हम इसको एक कहते हैं कि सिंगल पार्टी की वजह से जो सत्ता थी, जो गवर्नमेंट था, वो स्टेबल था। सो सिंगल पार्टी, अगर उसमें 4 पार्टी भी होती, फॉर एग्जांपल इन अदर कंट्रीज देयर वर मल्टी पार्टी बट द गवर्नमेंट वाज स्टेबल। तो चीन में ये हुआ कि डिस्पाइट बीइंग पॉपुलस कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वर वेरी हाई। 78 में ये सिचुएशन थी, बट जो स्टेबिलिटी आई, जो स्टेबिलिटी केंद्र सत्ता में रही, वो बहुत अहम थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और जो जिसके चलते पॉलिसी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सिंगल पार्टी की वजह से जो प्रोविंशियल लेवल पे जो फेडरल स्ट्रक्चर बना, चीन का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, वो असल में नहीं था, बट जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसमें भी प्रोविंशियल लेवल पे प्रांतीय सरकारें थी, वो भी साम्यवादी थी। तो उनमें जो सिंक था, उसमें जो कनेक्शन था कि प्रांतीय सरकारें हैं, वो केंद्र सरकारें, उनकी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस थी, जो सिट डाउन होता था, वो एक सिंक में होता था, एक
टेंडम फैशन में होता था, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस या इंटेंसिटी ऑफ रिफॉर्म्स वाज मच मोर अप्रिशिएबल. Okay. So, Professor, in the starting, you said that the population of China, and I have read a lot of article which says that if you talk about the strength of China, the population is it's one of its strength because of the reason that they have transformed the human into a human capital. Yeah. But if we talk about the one child policy of China which they have adopted, यानी बहुत सारी इस पे अपनी स्टडीज भी आई, जैसे ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट ने कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना में ऑलरेडी 180 मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि 60 इयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर चुके हैं, और अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रही तो 2020 में 240 मिलियन और 2030 में 360 मिलियन ये क्रॉस कर जाएगा. तो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी था या फिर ये जो पॉलिसी मेकर था, क्या उसने इस चीज को बहुत ही आगे तक नहीं सोचा कि अगर ये वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की जाएगी तो हमारा जो ये मैन पावर है, ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये धीमे धीमे आने वाले टाइम में बहुत बूढ़ी हो जाएगी, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द चाइना. चीन में जो पॉलिसी बनाई गई तो उसको शॉर्ट टर्म नजरिए से देखा गया. कोई भी पॉलिसी हो, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो या फिर ओपन इकोनॉमिक जोन्स ओपन करने की हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, हेवी इंडस्ट्रीज हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एवरी पॉलिसीज वर शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है 5 से 10 साल का. कभी ये नहीं सोचा गया कि 30-40 साल बाद क्या होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1980 में जब चीन अपना ह्यूज पॉपुलेशन लेके ग्रोथ नहीं परस्यू कर पा रहा है, तो चीन देख रहा था कि छोटा सा बेट जो है, छोटा सा टापू जो है ताइवान, वो अपने छोटे से पॉपुलेशन को लेके चीन से बहुत आगे था. जापान बहुत आगे था, कोरिया बहुत आगे था. तो ये एक लार्ज स्केल में नहीं सोचा गया चीन में कि पॉपुलेशन जो अफेक्ट होगी वन चाइल्ड पॉलिसी से, उसका क्या करा जाए. तो दैट वाज द मेन रीजन कि वन चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्ग टर्म पे नहीं देखा गया, शॉर्ट टर्म पे देखा गया कि खाने वाले वो बढ़ रहे हैं, उसमें जो टेंशन आ रही है कि उसको हम कैसे डील किया जाए, पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो एक्चुअली हालांकि देखा जाए तो चीन भारत से 3 गुना बड़ा है. अगर उसका क्षेत्रफल देखेंगे, उसका अगर साइज देखेंगे, एंड देयर वाज इनफ स्पेस. ये कोई जरूरी नहीं था कि दे वुड essentially work on one child policy और उसको सोचा जाएगा कि बहुत बदलाव लाएगा. वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है. ऐसे नहीं कहा जा सकता कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से it really helped the GDP substantially. नहीं, अगर उसमें कोई अलग स्टडी आप निकाल के देखेंगे तो उसमें कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट नहीं हुआ चीन को. एक बेनिफिट हो चुका, इतना ही हुआ है बस. कह रहे थे लोगों को कि नो वी कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, बट आई थिंक यू रीच अ स्टेज नाउ वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ फर्टिलिटीज. अगर पॉलिसी उसको रिलैक्स भी करेंगे, आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट नीचे है बहुत. सो इसको अगर ओवरवेलमिंगली देखा जाएगा कि लोगों का सपोर्ट, अगर आप जानेंगे, बात करेंगे चीन से, people were not happy with the one child policy also. It was only the state which was happy with its short term policy making. ओके. प्रोफेसर, हम जब चाइना की जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो उसका अपना ट्रेड है, और ट्रेड की ही वजह से जो चाइना ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया है. बट रिसेंट टाइम में जो चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड ऑल दैट, हमने देखा कि साउथ चाइना सी में काफी डिस्टर्बेंस हुआ. आई मीन, फॉर माय व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से दैट टेल दैट देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज व्हिच मेक अ क्लेम ऑन द साउथ चाइना सी. बहुत सारी कंट्री यानी वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, सब के सब कहते हैं कि ये इसमें हमारा शेयर है या फिर इस पे हमारा कंट्रोल है. And China says that the majority part of the South China Sea belongs to China. That is, it is in the Henan province. So my question is that what's so special in the South China Sea? Why the China is so much interested? इतना aggressive क्यों है इसको लेके? बहुत अच्छा सवाल है. बेसिकली अगर आप देखेंगे कि दो चीजें हम इसमें जोड़ते हैं. आपने कहा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, ट्रेड है,
एंड दे टॉकिंग अबाउट साउथ चाइना सी ऑल्सो। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंगल में बता दूं आपको कि चीन का जो सबसे हेल्दी ट्रेड है, हेल्दी ट्रेड इन द सेंस कि जो ट्रेड वॉर की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो, जो डिस्टेबलाइज होता है वो नहीं हुआ है, वो एक रीजन में, वो है साउथ ईस्ट एशिया। आसियान साउथ ईस्ट एशिया बहुत सालों से, दशकों से चीन का व्यापारी मित्र रहा हुआ है और उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। साउथ ईस्ट एशिया का जो बहुत सा ट्रेड होता है वो चीन के साथ होता है। अगर आप इसको थोड़ा और नजदीकी से देखेंगे तो उसमें कुछ पैटर्न्स हैं। अब चीन के ट्रेड के बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं पहले बताया कि जब 1978-80 के बाद जब चीन ने ट्रेड किया, से इम्पोर्टेंट ये था कि जब चीन बढ़ रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि चीन को नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत थी। अब वो ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगाता है, चिली, पेरू से मिनरल्स मंगाता है, बॉक्साइट हो या फिर कॉपर हो, बाकी रशिया से कुछ ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज मंगाता है। सो 80 से चलता रहा कि नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। बाद में इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा गया, उसको यूज किया गया, चाइनीज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा किया गया। अब ये सब चलते चलते जो चाइना का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हम कहते हैं कि या फिर अलाइज किया जाता है कि एक्सपेंशनिस्ट है, तो ट्रेड को पकड़ के, ट्रेड को सेंट्रल फोकस में रख के चाइना स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इट्स ट्रेड एंड इट्स इन्फ्लुएंस, इट्स क्लाउड। अब चलते हैं चाइना साउथ चाइना सी पे, और ये तीनों मुद्दे हम जोड़ते हैं एक दूसरे को। साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार बढ़ रहा था, बाकी जो चीजें थी, मिनरल रिसोर्सेज थी, बाकी सब चीजें आ रही थी, जिसके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होना जरूरी था। चाइना का अगर आप बाउंड्रीज देखेंगे तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज दे हैव सेटल्ड। अब दो चीजें हैं जिसकी वजह से चाइना इज वेरी वरीड ऑफ, इज वन, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इन नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है जो इमोशनल हिस्टोरिकल रीजंस हैं, उसकी वजह से चाइना डिस्टर्ब होना। तो जो गलवान में जो भारत में हो रहा है एलएसी को लेके, बाउंड्रीज को लेके, वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक भी है और हिस्टोरिक भी है, जो चीन को हमेशा सताता है। चीन इज वरीड ऑफ। अब उसमें टिबेट फैक्टर भी है, तो उसकी वजह से जो भारत का जो ट्रेड रिलेशन है या फिर जो पॉलिटिकल रिलेशन है चाइना के साथ, वो इसमें सेंट्रलाइज हो चुका है, इसमें एक कंपोनेंट बन चुका है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। साउथ ईस्ट एशिया के साथ डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, चाइना's intention not to let South China Sea go, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेडिशनली दिखा जाए, अगर आप 2000 साल का इसमें इतिहास देखें तो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स वर ट्रिब्यूटरी स्टेट्स टू चाइना। तो वो एक हायरार्की चीन ने मेंटेन की है बहुत सालों से। तो चीन का माइंडसेट रहा है कि ये जो रीजन्स है, ये जो states, these were the states which were belonging or accepted the rule sovereignty of Chinese. So वो एक जो ये है कि हमारा कद सबसे ऊंचा है साउथ ईस्ट एशिया में और वी आर इन्फ्लुएंशियल। अगर आप देखेंगे 30% ऑफ चाइना, साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉपुलेशन है उसमें ओवरसीज चाइनीज की संख्या ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 30%। अब ये सब चीजें हैं, एनर्जी भी चाहिए, वी वांट टू हैव एन अपर से इन साउथ ईस्ट एशियन अफेयर्स मैटर्स को लेके। साउथ चाइना सी का जो इशू बना वो बहुत रिस्पेक्ट बना, यानी वो एक ईगो चीज बना है चीन के लिए। दे वुड नॉट लेट इट गो because agar if South China Sea में if China accepts the claims of other states of Southeast Asian states, the same thing will happen as far as Taiwan is concerned and Japan is concerned. आपको पता है जापान के साथ भी चीन का टेरिटोरियल वाटर्स को लेके और कुछ द्वीपों को लेके मसला है। तो चीन ये जानता है कि अगर हम एक तरफ ट्रेड को देखते हुए ये मसला हल भी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चीन के हित में नहीं होगा, बिकॉज दे आर लेटिंग द मिनरल रिसोर्सेज गो। आप देखेंगे जो द साउथ चाइना सी ऑफ चाइना इज ईस्ट सी फॉर वियतनाम, उसमें वियतनाम इज क्रिएटिंग और इन्वेस्टिंग लॉट इन ऑयल रिग्स। ओएनजीसी को भी
ये मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जो ईस्ट वियतनाम सी में जाके ऑयल रिग्स में काम कर रहा है। तो ये सब चल के ये जो रीजंस है, जियोपॉलिटिकल रीजंस है, रीजंस विद रिगार्ड टू हिस्ट्री है, रीजंस विद रिगार्ड टू स्टेटस है, चाइना वुड नेवर लेट साउथ चाइना सी गो दैट इजीली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता के रखता हूँ आपको कि साउथ चाइना सी का जो रीजन है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज द सी लिंक्स को लेके हैं, जो सी ट्रेड को लेके जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, दोस पास थ्रू साउथ चाइना सी। तो ये सब चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में, आपको मैं महसूस करा रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि चीन ऐसे रीजन्स को क्यों छोड़ेगा, क्यों दूसरों को अपना हक जताने देगा। So that is the basic reason why China shows so much of importance to the South China Sea conflict, or its interest in the South China Sea. Okay, Professor, you raised the issue of Galwan Valley also, and we know that what has happened across the country in terms of boycotting the Chinese product and all that, and the government of India issued a notification in which they banned TikTok and along with other 58-59 mobile apps. और इस पे अलग अलग प्रक्रिया भी आई। बाइट डांस जो इस टिकटॉक की मेन फर्म थी, उसने भी अपनी इस पे कुछ बातें रखी। सो ये कॉन्फ्लिक्ट जो था, इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को मतलब इंडिया की तरफ से एक झटका देखने को पड़ा। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, उनको लगता है कि चाइना बहुत बड़ा अपना एक्सपोर्ट इंडिया में करता है, हार्डली ये 2 से 3% है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मतलब ये कोविड-19 है, फिर ये गलवान वैली है, फिर ये तमाम तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ये क्या चाइना इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म में देख रहा है कि आने वाले वक्त में ये शॉर्ट टर्म लॉस है, आने वाले वक्त में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट होगा, इस वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। अगर वो हमें बाइकआउट भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट वी हैव रेड दैट मेजॉरिटी ऑफ द traders body as well as the big industries, they said that it's not easy to boycott the Chinese import, शायद वो बैकफायर हमको कर जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेके आपको क्या लगता है, मतलब चाइनीज जो कि एक बहुत स्लोली ग्रेजुअली धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वो एकदम जैसे दुनिया के सामने उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो इट्स गोइंग this particular country is going to be very harmful for the rest of the world. So how far did you agree with this particular statement which has came in the mainstream media? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमजा, बहुत आई थिंक ये अहम पहलू है जो हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। 2007-2008 तक जो हम कहते हैं कि जो यूएस कर रहा है ट्रेड वॉर या यूरोपियन यूनियन कर रहा है, 2007-2008 तक ट्रेड डेफिसिट नहीं था क्या? ट्रेड डेफिसिट तब भी था। भारत का ट्रेड डेफिसिट तो पहले साल से चल रहा है, 2000 से 2000 में जब चीन ने डिलिस्ट की, ओपन अप की, टैरिफ लो किए इंपोर्ट्स के लिए, तब से लेके जो ट्रेड देख रहे हैं आप भारत और हिंदुस्तान और चीन के बारे में, तब से देखेंगे पहले दिन से ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। अब 2007 में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई। 2007 में 13.1% का हाईएस्ट ग्रोथ चीन ने रजिस्टर किया हिस्ट्री में, ठीक है, उनके पूरे हिस्ट्री में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होने की वजह से उसका ज्यादा डायरेक्ट जो ताल्लुक था वो था कि हाँ आपका ग्रोथ हो रहा है एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है। 2007 में अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो उनका ग्रोथ स्लो हो रहा था, ट्रेड स्लो हो रहा था बिकॉज ऑफ द जो मॉर्गेज क्राइसिस यूएस में बढ़ रहा था, उसकी वजह से 2007 से कंसिस्टेंटली लास्ट क्वार्टर जो 2007 का था तब से लेके अब तक देखेंगे तो चीन की जो ग्रोथ है वो जो रुक रही है, थम रही है, नीचे जा रही है। तो उससे दो चीजें होती हैं नेचुरली देखेंगे कि आपको अगर श्रिंक हो रहा है आपका स्पेस और आपको उस स्पेस को क्लेम करना है तो आपको एग्रेसिवनेस ज्यादा दिखाना पड़ता है। ये हर चीज में होता है, ये सिर्फ ट्रेड में नहीं होता है। दिस लॉ ऑफ फिजिक्स इज एवरीवेयर। सो चीन ने ज्यादा 2007 से 8 से लेके अपनी एग्रेसिव जोनेस थी वो दिखानी शुरू की इंटरनेशनल ट्रेड में।
अब उसमें था कि आरएमबी को ज्यादा इन्फ्लुएंस करना हो, या फिर नंबर ऑफ एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट्स हो, तो चीन ने ये चीजें बहुत एग्रेसिवली करनी शुरू की। आप ध्यान में रखिएगा कि 2001 में चीन डब्ल्यूटीओ का मेंबर हो चुका था, और विद इन 7 years चाइना वाज ट्राइंग टू गो बैक टू इट्स रिग्रेसिव पॉलिसीज। सो उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखना शुरू हो रहा था। तो ये चीजें बाकी देशों को, बाकी इकोनॉमिक्स को सता रही थी। अब चलते हैं हिंदुस्तान और चीन के बारे में। तो इंडिया वाज प्रीटी वरीड अबाउट दीज रिग्रेसिव पॉलिसीज। आप देखेंगे कि चीन के ऊपर जो हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज लेवी करते हैं, लादते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज करती हैं। ये तो इंडिया करता है, नो द नंबर इज मोर देन 120 130 एंटी डंपिंग ड्यूटीज व्हिच वी हैव लेविड ऑन चाइना। ब्राजील जैसी कंट्री जो हिंदुस्तान से छोटी है और ट्रेड भी बहुत कम करती है भारत से, हम 95 बिलियन की बात करते हैं, ब्राजील डज समवेयर अबाउट 40-50 बिलियन डॉलर्स, बट उसके जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स आर हायर देन इंडियाज। सो जो इनसिक्योरिटीज हैं चीन के साथ व्यापार को लेके, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, एवरीवेयर इज देयर, इट्स ग्लोबली। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, दिस इज द फैक्ट। मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम आगे चल के देखेंगे कि चीन कोई बदनाम नहीं कर रहा है, चीन खुद अपने ट्रेड टैरिफ और अपने कुछ हैबिट्स की वजह से खुद बदनाम है। अब उसको बदलने की जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि वो खुद कोशिश कर रहा है पिछले 7-8 वर्षों से उसको चेंज करने की, लेकिन बीइंग अ कम्युनिस्ट स्टेट, बीइंग डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बाय बैंक्स, बाय एंटरप्राइजेस, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ये प्रोसेस को अगर इंप्लीमेंट करना है फुल्ली तो उसको और 15-20 साल लग सकते हैं, जिसमें चीन को जरूरी है कि जो ट्रांजिशन फेज है उसमें ग्रोथ भी मोमेंटम किया जाए, स्टेबिलिटी को भी मेंटेन किया जाए। तो ये सब चीजें हैं वो इकट्ठा आ रही हैं। सो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये चीजें जो सामने आ रही हैं ये बहुत बट नेचुरल था कि किसी न किसी फॉर्म में सामने आना चाहिए था उनको। अब 1 मिनट में बता देता हूं कि जो ट्रेड बीच में हो रहा है, बिल्कुल सही है कि जो ट्रेड डिपेंडेंसी मैं कहूंगा हिंदुस्तान ने डेवलप की है, वो चीनी तो व्यापारी है, उनको बेचना था, बट जिस तरीके से हमने नजरअंदाज किया कि इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा ना दे के, उसको हेल्दी ना बनाने की कोशिश हो रही है, बट मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक बहुत कमियां हैं इसमें। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए वो नहीं है। अब रिसेंटली देखेंगे कोविड-19 के चलते हुए जो भी हेल्प की गई एसएमईज को लेके, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये these inconsistencies are building into India's dependencies on China. So एक साल में, 2 साल में हम डिकपल नहीं हो सकते हैं। हालांकि रिसेंटली इंडिया टुडे के आर्टिकल में जो अरविंद पंगारिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारा गेम प्लान है ही नहीं कुछ। गेम प्लान होना चाहिए और उसके हिसाब से जाना चाहिए। एक one fine day Galwan happens and there is a rhetoric that ban Chinese product, बिल्कुल सही, आपको करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपको सीरियसली लेनी चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हिच आर बैकडोर्स, व्हिच टेक टेक्नोलॉजीज। आप उसमें सर्वर्स हैं, डेटा है, यूसेजेस ऑफ यूजर्स हैं, वो भारत में कभी रहा ही नहीं है, वो बाहर जाता रहा है। चीन हैज बीन यूजिंग इट। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो चाइना में होता है, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं हमेशा, चीन ऐसे कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन में जो है, आप कोई भी लिस्ट, कोई भी रेफरेंस, कोई भी बुक आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल खोल के देखो, फॉर्च्यून 500 है, फॉर्च्यून 250 इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस हैं, उसमें जो 50% है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, वो अपने हिसाब से trade करेंगे, right? But theoretically that is the case. But the problem is the facilitation of trade is being handled by the Chinese state. So private sector जो भी trade करता है बाहर के साथ, that is been directly influenced by the Chinese state. So ये बहुत important है कि लिंक करना। मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं कि चाइना तो अभी प्राइवेटाइज हो चुका है, चाइना को तो पैसा चाहिए, तो why they are listening to the Chinese state? So ये important कड़ी है जो आपको जोड़ के देखनी चाहिए कि जो चीन में सब कुछ होता है वो सब कुछ इंडिपेंडेंटली, सब कुछ प्राइवेटली नहीं होता है। स्टेट
इन्फ्लुएंस करता है, स्टेट की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती है, अगर आप उसमें उसको उस स्ट्रीम में, उस प्रवाह में नहीं रहना चाहते हैं, तो यू हैव बीन आउटकास्टेड। और आप देखेंगे पिछले 3-4 वीक्स में देयर आर lot many enterprises, even professors who are not listening, being punished by the Chinese state. So ये एक साइकिल है, इसको एंटायरिटी में देखेंगे तो बहुत दिलचस्प चीजें आपको नजर में आएंगी। Okay, thank you so much, Professor. We made some of the very interesting discussions. सवाल तो बहुत सारे रह गए, but because of lack of time, आज हम अपना डिस्कशन यहीं पे खत्म करेंगे। और मेरा अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपके अपने क्वेरीज हो, आपके अपने क्वेश्चंस हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को डालिए। मैं सर से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से वो आए और कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम फिर से कुछ चर्चा अपनी करें। आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हमने पास्ट में भी कई लेक्चर्स किए हैं जिसपे हमने कोविड-19 के इम्पैक्ट पे बात किया। हमने एक स्पेशल लेक्चर किया था जिसमें हमने ये बताया था कि हाउ इंडिया कैन टेक ओवर द चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त कर देते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू लॉट फॉर योर टाइम। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव।